Hello once, welcome back once again our online classes of Supreme 60 Institute. Myself विकास पटेल. Guys, लास्ट क्लास में अपन लोग जीओसी फर्स्ट की सीरीज में न्यूक्लियोफिलिसिटी को ऐड किया था. आज वहीं से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट और एक नया पार्ट आज लर्न करेंगे जिसे बोला गया एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन. लास्ट क्लास में मैं जाते जाते थोड़ा सा इसके बारे में मैंने बोला था, इसके बारे में कुछ ज़्यादा इंट्रोडक्शन वगैरह मैंने नहीं दे पाया था मैं, लेकिन बस बताया था कि अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. तो जी हाँ, आज आप लोग पढ़ेंगे एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन. ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन कैसे चेक करते हैं, इसी के बारे में हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं. अच्छा, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि इसके वेटेज के बारे में कि एग्जाम के ओरिएंटेड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो बात ध्यान रखिएगा. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एग्जाम में आए दिन इस पे क्वेश्चन आता है. कभी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए, कभी एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए एक क्वेश्चन इस पे बनते ही बनते, एक तरह का एक क्वेश्चन इस पे बनता ही बनता है. शायद कभी रेयर केस में ना आए, अदरवाइज ये आता ही आता. जेई का अगले पिछले 3 साल 4 साल का पैटर्न उठा के देखिए तो अल्टरनेट में किसी साल एसिड स्ट्रेंथ आ जाता है तो किसी साल बेसिक स्ट्रेंथ आ जाता है. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट और आसान सा है. ठीक है, तो चलिए, तो इसमें हाँ बहुत पुरानी बातों को इसमें ज्यादा जोड़ने का मतलब नहीं है, लेकिन हाँ जो अभी तक जीओसी फर्स्ट में जितना अभी तक लर्न किया अपन लोगों ने, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इन सबका यहाँ पे रोल होगा टू कंपेयर रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ. ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पुराने लेक्चर आपने देख रखे होंगे और प्रोबेबली आपको आता भी होगा अच्छे से जितना हम लोगों ने पढ़ रखा है. आज की क्लास कंटिन्यू करने से पहले ये कंपलसरी होगा कि पुराने जो 3-4 लेक्चर्स हैं वो आप देख के आए, तो फिर आपको ज्यादा मजा आएगा. बात समझ में आ रही? तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए. तो कुछ बातें लिख लेते हैं, फिर समझते हैं इसी को. ओके, तो कुछ छोटी छोटी बातों से हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला हम लोग स्मॉल ए पार्ट सोच रहे हैं, एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन ऑफ इनऑर्गेनिक हाइड्राइड्स. इनऑर्गेनिक हाइड्राइड्स की एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन कैसे करते हैं उसको भी थोड़ा सा देखेंगे, फिर अपन लोग ऑर्गेनिक पे आते हैं. तो सबसे पहला एक यूनिवर्सल रूल आप लोग ने पढ़ रखा होगा पहले भी इनऑर्गेनिक में ऑब्वियसली, और यहाँ पे अगर बात करें लेफ्ट टू राइट, ठीक है, पीरियड में टू राइट एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस एंड बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो हाइड्राइड की एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है और बेसिक स्ट्रेंथ घटती है. क्या है इसको, जैसे सबसे लेफ्ट बात, उसके बगल कार्बन के जस्ट बगल अगर आप देखें तो नाइट्रोजन होता है, उसका हाइड्राइड अमोनिया, उसके बगल में ऑक्सीजन होता है, उसका हाइड्राइड वाटर, उसके बगल में अगर देखें तो फ्लोरीन होता है और उसका HF. अब ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट मूव करने पे क्या एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा. तो ये आपने लिखा है एसिड स्ट्रेंथ. क्या लिखा आपने? एसिड स्ट्रेंथ लिखा. ठीक है, इसी तरीके से अगर इसी बात को, इसी ट्रेंड को थोड़ा सा और कंटिन्यू करें तो कार्बन, फास्फोरस है, फास्फीन उसका हाइड्राइड, वाटर के नीचे सल्फर है उसका हाइड्राइड, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है तो उसका हाइड्राइड HCl. ठीक है, अब ये उसके हाइड्राइड हैं. जैसे रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही थी, मूव टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट, सिमिलर एकदम एग्जैक्ट उसी पैटर्न में ये भी मूव करेगा और यहाँ पे भी एसिड स्ट्रेंथ का ही ऑर्डर लिखा होगा. बहुत ही जनरल सी बात है, बहुत ही कॉमन सी बात है, हर किसी को पता होता है, तो आपको भी पता होना चाहिए. चलिए, ये बात है. जैसे कि अगर कोई आपसे पूछे, इस तरह का कोई ऑर्डर आपसे दे दे, जैसे कि अमोनिया बोल दे इज ग्रेटर देन H2O, ये कौन सा रिलेशन लिखा है, एसिड स्ट्रेंथ का या बेसिक स्ट्रेंथ? तो आप बोलेंगे अमोनिया वाटर से ज्यादा बेसिक होता है, क्योंकि अमोनिया वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है. तो ये आपका जो लिखा गया है, ये लिखा गया है बेसिक स्ट्रेंथ. क्या लिखा गया है? बेसिक स्ट्रेंथ. सिमिलरली अगर कोई आपसे बोले फास्फीन के रिस्पेक्ट में H2S, क्या है? फास्फीन के रिस्पेक्ट
तो ये भी क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही जनरल सी बातें हैं, बहुत जनरल से टर्म्स हैं, आप सबको पता होना चाहिए और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप आराम से इसी रूल के बिहाफ पे हम लोगों ने मेंशन कर लिया है, प्लीज आप इसे नोट कीजिए। फिर कुछ और रूल इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, प्लीज नोट डाउन। ओके, तो एक अगला पॉइंट समझते हैं। हम लोगों ने पीरियड में बात समझ लिया कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे हाइड्राइड की, ध्यान दीजिएगा, हाइड्राइड की एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। अब ग्रुप की बात करते हैं, बोला गया डाउन द ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस एंड बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप की बात की जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल इस बात को अगर समझा जाए तो अगर हेलोजन फैमिली के हाइड्राइड की बात किया जाए तो आपके हैं HF, उसके नीचे HCl, उसके नीचे HBr और उसके नीचे HI। अब ये देखिए हेलोजन के हाइड्राइड है, हाइड्रो हेलोजन्स हैं, तो ये डाउन द ग्रुप बोला गया है एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, एसिड स्ट्रेंथ। बात समझ गए? अच्छा, अब ये एसिड स्ट्रेंथ तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ कैसे बनते? अब ये बेस तो है नहीं, तो इसका कॉन्जुगेट बेस हमें बनाना पड़ता है, जैसे कि F माइनस आ गया, Cl माइनस आ गया, ये Br माइनस आ गया और I माइनस आ गया। ठीक है, सॉरी, इसके कॉन्जुगेट बेस हैं, तो कॉन्जुगेट बेस क्या है, डिक्रीज करेगा नीज, ठीक है, डाउन द ग्रुप। तो ये आपका आ गया बेसिक स्ट्रेंथ। क्या आ गया, बेसिक स्ट्रेंथ आ गया। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि H2O और H2S, तो क्या आप H2O और देखो कि ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के हैं, तो ऊपर ऑक्सीजन नीचे सल्फर है, तो ऊपर से स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो H2S ज्यादा एसिडिक होगा। बात समझ में नहीं? अगर मैं NH3 और फास्फीन में बात करूं तो आपको समझ में आ रहा होगा फास्फीन ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये ट्रेंड भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड, कि डाउन द ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है व्हाइल बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, इसे आप पता होना चाहिए। ठीक है, प्लीज आप इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात और समझते हैं। बोला गया है स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द कॉन्जुगेट बेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है, बहुत जगह पे इसे हम डायरेक्टली अप्लाई करके हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम इसको अप्लाई करने का प्रयास करें तो फिर थोड़ा सा बेहतर क्लियरिटी आएगी। स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द कॉन्जुगेट बेस। सपोज दैट आपके पास मीथेन है, ठीक है, हाइड्राइड की बात करें तो इससे ज्यादा एसिडिक अमोनिया हो जाएगा, अमोनिया से ज्यादा एसिडिक वाटर हो जाएगा, वाटर से ज्यादा एसिडिक HF हो जाएगा। ठीक है, ये आपने क्या बना दिया, ये आपने बना दिया एसिड स्ट्रेंथ कंपैरिजन, एसिड स्ट्रेंथ कंपैरिजन बना दिया। अच्छा, कॉन्जुगेट बेस समझते हैं, यहां पे एक टर्म्स बोला गया कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस बनाना आपको आता है? कॉन्जुगेट बेस किसी एसिड से एक H रिमूव करने के बाद जो एनायन बनता है उसे हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। किसी एसिड से H+ रिमूव करने के बाद, जैसे अब ये CH4 यहां से अगर H रिमूव कर देंगे तो इसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा CH3-। सिमिलरली अगर अमोनिया है, अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस NH2। बहुत बेसिक बात है, ये पढ़ा जाता है स्कूलिंग में ही, हम 10th 9th में ही जानते हैं। वाटर का कॉन्जुगेट बेस OH-, HF का कॉन्जुगेट बेस F-। अब जरा देखिए क्या बोला गया, स्ट्रॉन्गर द एसिड, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द कॉन्जुगेट बेस। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HF है, तो सबसे वीक बेस होगा, यानी बेसिक का जो ऑर्डर आएगा ये आएगा। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। ये आपके पास है बेसिक स्ट्रेंथ। इंपॉर्टेंट रूल है। अभी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो सब छोटे छोटे टर्म्स जो हैं हम यूज करेंगे, वहां पे बहुत ही हेल्प होगा आपको क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। सिमिलरली
अगर मैं बोलूं कि अभी हम लोगों ने डाउन द रूल पढ़ा था ग्रुप में, जैसे कि HF था, CL था, HBr था और HI था, तो इन स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपने क्या पढ़ा? डाउन द ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, यही तो पढ़ा, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अब जरा इसका कॉन्जुगेट बेस बना के आप बताइए। तो अब जितने लोगों को पहले पता नहीं था कॉन्जुगेट बेस, जबकि फिलहाल ऐसा होता नहीं, पता होना चाहिए, तो अब वो बना पाएंगे। HF में से H निकाल देंगे तो F माइनस बचेगा, HCl में से H हटा देंगे तो Cl माइनस बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे Br माइनस, यहाँ पे I माइनस, ये सब क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस। फिर से यही बात, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द कॉन्जुगेट बेस, सबसे स्ट्रॉन्ग HI है तो उसका बेस जो है सबसे वीक होगा, अगर सबसे वीक है तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये भैया रूल है, पता होना जरूरी है, ठीक है। इस तरीके से सीधे सीधे आपके पीरियोडिक टेबल में ये जो टर्म्स दिए जाते हैं, इन्हीं की बेसिक की मदद। अच्छा, बहुत बार ये एसिड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन या ये एसिड स्ट्रेंथ कंपैरिजन कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करने की आप आदत डालते हैं, जैसा कि मैं हमेशा बोलता आया हूं, तो आप कहीं ना कहीं इनसे मुलाकात जरूर हुई होगी कि कभी ये ऑर्डर में आए, ठीक है, पुराने सालों में, तो फिर कभी ना कभी आता रहेगा। तो ये अभी तक जो अपन लोग बात कर रहे थे, ये हम इस बिहाफ पे बात कर रहे थे कि पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्राइड होते हैं, उन हाइड्राइड, ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सारे रूल्स फॉर हाइड्राइड है। अब यहाँ पे हाइड्रोक्साइड वगैरह को मत इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा, क्योंकि उनके अपने फंडे अलग है, ठीक है। तो हाइड्राइड की एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन हम इतने आसानी से, कुछ रूल की हेल्प से आसानी से हम कर सकते हैं, जो हमने कर लिया। प्लीज आप इसे केयरफुली नोट कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। हम लोग जैसा कि शुरुआत में स्मॉल a नंबर इंट्रोड्यूस किया था फॉर हेडिंग कि एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन ऑफ इनऑर्गेनिक हाइड्राइड। अब अपन लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एसिड स्ट्रेंथ कंपैरिजन, ठीक है, जो हम लोग का एक्चुअली मतलब था। प्लीज इसे नोट करें। तो दूसरे पार्ट पे अपन लोग आते हैं, जिसे स्मॉल b नाम दे रहे हैं, एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो एक्चुअली हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे। बहुत ही बेसिक बातों से स्टार्ट करेंगे। जब आपको बेसिक बातों का मर्म पता चल जाता है तो आप कितना बड़ा कंपाउंड हो, कैसा भी हो, लॉजिकली आप कनेक्ट कर पाते हो। चलिए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ी थोड़ी चीजें को समझेंगे। जैसे सपोज दैट आपके पास कोई एसिड हो, लेट्स से कि एसिटिक एसिड CH3COOH होता है। अगर इस एसिटिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन को हम देखें तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड जो है सेल्फ आयोनाइज हो सकता है, किसमें? H प्लस एक्वस प्लस CH3, मतलब एसीटेट आए, CH3CO माइनस एक्वस, इसमें आयोनाइज हो सकता है, मतलब H प्लस ये आयोनाइज करता है, इसी बात के लिए एसिड है, ठीक है, फाइन। अब यहां पे एक डिसोसिएशन कांस्टेंट आप पढ़ते हैं, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ते हैं, आपने फिजिकल केमिस्ट्री में नाम सुना होगा K, ठीक है। K जिसे डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो आप लिखते हो H प्लस कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट में और क्या है CH3C डबल बॉन्ड O माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3C डबल बॉन्ड OH। इस तरीके ये आप रिलेशन पढ़ते हो आप, ठीक है, एनिक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, जहां पे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या फिर केवल डिसोसिएशन कांस्टेंट आप लिखिए, चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये एक बात बताइए, H प्लस कंसंट्रेशन या एसीटेट आयन कंसंट्रेशन में अगर K का रिलेशन देखा जाए तो आपको नजर आ रहा होगा K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस कंसंट्रेशन। एक हमें पॉइंट मेंशन करना है, H प्लस कंसंट्रेशन, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, H प्लस कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K डिसोसिएशन का। किसी
सोल्यूशन में, किसी एसिड के सोल्यूशन में H प्लस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू जितना ज्यादा आएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेशन है। एक तुरंत इसी के बाद समझ में आता है, एसिड स्ट्रेंथ भी उतना ज्यादा होगा। का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक रिलेशन, क्या H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा, K की वैल्यू उतना ज्यादा, और K की वैल्यू जितना ज्यादा, एसिड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा। ठीक है, यानी इसी बात को मिला के आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एसिड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K वैल्यू। ठीक है, कभी कभी आपको होता क्या है कि कुछ एसिड दे दिए जाते हैं, उस एसिड का नाम नहीं दिया, अननोन एसिड ए बी सी डी ऐसे बोल दिया जाता है, और उनके के वैल्यू दे दिए जाते हैं, के वैल्यू दे दिए जाते हैं, और फिर बोलता है कंपेयर द रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ। तो आपको के का एसिड स्ट्रेंथ से अगर रिलेशन पता है, तो जितना ज्यादा के होगा, यानी के वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। यहां तक कोई परेशानी नहीं? ठीक है, अच्छा, अगर इतनी कोई परेशानी नहीं है तो पहले इतना नोट कीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो दो रिलेशन हम लोगों ने डिसोसिएशन कांस्टेंट के बिहाफ पे हम लोगों ने बना लिया। अच्छा, एक रिलेशन आप सब, वो रिलेशन होता है पीके, एंटी डिसोसिएशन कांस्टेंट, पीके इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के बेस 10। ठीक है, ऐसे जानते होंगे श्योर। अगर ये नहीं जानते तो अच्छा, अब जानते नहीं तो भैया जान लीजिए, लेकिन जानना चाहिए। ठीक है, पुरानी बात है यार, जहां पे यार पीएच पढ़ते हैं वहीं पे ये है, 10th में ही होगा, आपने पढ़ा होगा। तो आपका पीके और के का क्या रिलेशन आया, आपको नजर आ रहा होगा कि इनवर्सली रिलेशन आ रहा। क्या आ रहा? इनवर्सली रिलेशन आ रहा है। तो आप इस तरह से इसको रिलेशन को लिख सकते हैं क्या, पी के ए, या फिर के क्या लिख सकते हैं, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी के। भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी आपको पी के वैल्यू पूछ ले तो समझ लेना के जितना ज्यादा पी के उतना कम। ठीक है, अच्छा, अब एसिड स्ट्रेंथ का, एसिड स्ट्रेंथ ये सारी बातें आपस में रिलेटेड, लेकिन ये जब यूज होते हैं ऑर्गेनिक में तो समझ में नहीं आता कि ये क्या है और क्यों यहां पे आ गया ऑर्गेनिक में, क्योंकि ये कभी ऑर्गेनिक से कभी देखा सुना नहीं लगता, तो लोगों को थोड़ा सा ऑड लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड स्ट्रेंथ कंपैरिजन में डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये 4 बॉक्स जो हम लोगों ने यहाँ 2 बनाए, 2 पीछे बनाए, वो आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं तो सारी बातों को थोड़ा थोड़ा मिक्स किया जाता है, और अगर कोई बात आप स्किप कर जाते हो तो वहां प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा। क्यों? अच्छा, अभी आपको होने वाली है फिर से, अगर इस बात को मेंशन नहीं करेंगे आप, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद जब हम क्वेश्चन पे वापस आएंगे तो इन्हीं सारे रिलेशन को आपस में रिलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम फिर कुछ लोग करें, सर ये क्या कर रहे हो आप, ऑर्गेनिक से सीधे फिजिकल पे क्या रिलेशन है? नहीं, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो बातें अभी चल रही हैं बिल्कुल मतलब की बात चल रही है, बहुत जरूरत है। अब हम वापस आते हैं कंपैरिजन पे। जैसे आपके 2 कंपाउंड दे दिया, जैसे आपके सामने दे दिया जाए कि भैया आपके सामने एसिटिक एसिड है, और एक हमने दे दिया आपको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, 2 दे दिया, और फिर हमें तो बस इसी बात इंटरेस्ट हमेशा रहता है कि बताइए इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक, कौन ज्यादा एसिडिक है, इसी बात की बातें हमेशा ऐसी ही होती हैं। तो अभी मैं क्लोरो एसिडिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ज्यादा एसिड है,
एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। ये आपने बता दिया, हमने मान लिया, लेकिन अब एक्सप्लेन करेंगे क्यों। हाँ, वहीं पे वापस आते हैं, लेकिन पहले इतनी बातें आप आराम से नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसके बारे में बात करते हैं, इस एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं, जिसमें बहुत सारी ऑटोमेटिक क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। प्लीज आप नोट करें इसे। ओके, अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे, आते हैं रीजन पे। व्हाई ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। चलिए एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, और ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत हेल्प करेगा हर जगह। अगर हम किसी एसिड की कंपैरिजन को समझ लेंगे, फिर उसमें किस फैक्टर के थ्रू हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एसिड स्ट्रेंथ को, वो समझ लेंगे, तो बाकी में ऑटोमेटिक हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाएंगे। चलिए, अगर हम एसिटिक एसिड, जैसे कि ये अगर एक्वस में आयोनाइज होगा तो H+ एक्वस रिलीज करेगा और एसीटेट आयन रिलीज करेगा एक्वस। ठीक है, ये आप करा। सिमिलरली अगर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है, बिल्कुल सेम पैटर्न में ये, ठीक है, किसी के की पे इस तरीके से H+ एक्वस एंड CCl3 C डबल बॉन्ड O- एक्वस। अब जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर वो समझे कि सर व्हाट डिसोसिएशन कांस्टेंट, व्हाट H+ कंसंट्रेशन, तो लोगों को लग रहा होगा सर यहाँ पे H+ कंसंट्रेशन अगर देखें तो एक ही H+ है, यहाँ भी H+ एक ही है। तो अगर आप H+ के बिहाफ पे एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे तो अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ ये समझने की जरूरत है, जैसे हम इनऑर्गेनिक के हाइड्राइड में एक लास्ट में एक पॉइंट हम लोगों ने मेंशन किया था, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द कंजुगेट बेस। ये बात समझते हैं? अच्छा, स्ट्रॉन्गर द एसिड, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड पता कर पाए। अब हम बात करेंगे आयोनाइजेशन होने के बाद जो एक कंजुगेट बेस बना है उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे, क्योंकि अब कंजुगेट बेस है ना, कंजुगेट बेस की स्टडी करेंगे, उसके बाद हम कुछ कंक्लूजन पे आएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से लिखता हूं। इस कंजुगेट बेस के बारे में अगर मैं आपको बोलूं कि इसके पास 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस कंजुगेट बेस के पास अगर मैं बोलूं तो इसके पास 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, और मैं इस कंजुगेट बेस या एनायन इसे आप पढ़ सकते हो, इस एनायन की स्टेबिलिटी को हम चेक करने वाले हैं, स्टेबिलिटी को चेक करने वाले हैं, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा उसका डिसोसिएशन उतना ही आसान होगा। भाई कोई चीज डिसोसिएट होने के बाद अनस्टेबल हो रही है तो वाई, क्यों वो डिसोसिएट होना चाहेगी, फिर वापस वो अपने स्टेबल फॉर्म में जाएगी। तो हम इन दोनों एनायन, दूसरे वर्ड में बोले दोनों कंजुगेट बेस में रिलेटिव स्टेबिलिटी को कंपेयर करने वाले हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने फिर से टर्म्स कौन सा इस्तेमाल किया, स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी को हम बखूबी जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि जितनी बातें अभी तक हम लोग कर रहे हैं जीओसी फर्स्ट में, सब में हमने स्टेबिलिटी को ही लर्न किया। चाहे वो कार्बोकैटायन हो, चाहे कार्बेन हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे कार्बीन हो, हर जगह स्टेबिलिटी पढ़ा है। और अगर स्टेबिलिटी का फैक्टर हम लोग हर जगह यूज कर पाते हैं तो एक ही बार स्टेबिलिटी को समझ लेने से सारे कंसेप्ट ऑटोमेटिकली कोरिलेट हो जाएंगे। बात समझ में आती है? चलिए वापस आते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहां पे अगर आप देखें तो बोलेंगे सर ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस में है। मैंने बोला बिल्कुल सही। ये भी नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस में है, बिल्कुल सही। अब एक बात बताइए, ये रेजोनेंस में कितना बेहतर इन्वॉल्व हो रहा है, ये जो दूसरा वाला ग्रुप लगा है ये भी थोड़ा सा तो इन्फ्लुएंस करेगा ना। तो अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अब ये पूरा का पूरा CH3 में अगर आप देखेंगे तो इस CH3 में H जो है छोटे से इलेक्ट्रॉन का जर्क देगा, तो पूरा का पूरा मिथाइल जो है पुशिंग इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, और पुशिंग इफेक्ट लगाने की वजह से ये निगेटिव चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो चार्ज डेंसिटी अगर बढ़ गई, चार्ज बढ़ गया, तो स्टेबिलिटी तो घट गई ना।
क्योंकि चार्ज का स्टेबिलिटी से बहुत पुराना संबंध है, मैं बता चुका हूं। अच्छा, इसको जरा देखो, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन, तो इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे, किसके थ्रू? माइनस आई निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। तो सिमिलरली इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन जब सारे के सारे इधर जा रहे होंगे तो इसका चार्ज जो है, इसका चार्ज कम हो जाएगा, जबकि इसका चार्ज बढ़ जाएगा। तो यहां से हम एक बात समझ में आ रहे हैं, अगर चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं ये लेस स्टेबल हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा, और जबकि ट्राइक्लोरोएसीटेट आयन मोर स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। यहां पे हम कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि अब हम एक रिलेशन, एक नया पॉइंट मेंशन करने वाले हैं। किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ उस कंपाउंड की उतनी ज्यादा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। यहां मिथाइल का पुशिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होने की वजह से चार्ज बढ़ जाएगा, निगेटिव चार्ज, एनायन अनस्टेबल हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। जबकि यहां ट्राइक्लोरो जो लगा हुआ है, इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी की वजह से इसका डिलोकलाइजेशन फास्ट होगा, रिलेटिव चार्ज कम हो जाएगा विड्रॉइंग इफेक्ट के थ्रू, और चार्ज कम हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम एक रिलेशन जानते हैं, क्या? चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। चार्ज जितना कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा चार्ज उतना कम, ये सारी बातें हम जानते हैं बहुत पहले से। और मैंने बोला था कि इसका जिक्र हम बार बार करेंगे, तो एक बात ध्यान समझ लीजिए, ये एनायन जितना ज्यादा स्टेबल है, तो जिसका एनायन जितना ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा एसिडिक। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग मेंशन करने वाले हैं, क्या? मोर स्टेबल एनायन मोर विल बी द एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मोर स्टेबल एनायन। ठीक है, एनायन को हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्जुगेट बेस, यही तो है एनायन। मोर स्टेबल एनायन कॉमा मोर विल बी द एसिड स्ट्रेंथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप मेंशन करके रखिएगा, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मोर स्टेबल एनायन मोर विल बी द एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है, अच्छा, आप यहां से अगर ये पॉइंट हम लिख चुके हैं, मोर स्टेबल एनायन मोर विल बी द एसिड स्ट्रेंथ, तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन कैसे बढ़ेगी? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से? एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले ग्रुप जो भी होंगे वो रिलेटिव स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट इसी से मिलता जुलता हम और मेंशन कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिड स्ट्रेंथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने मेंशन कर दिया है। इलेक्ट्रॉन या भैया EWG मैं बार बार बोल चुका हूं, इसे पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिड स्ट्रेंथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन सबको हम लोग मेंशन कर चुके हैं, इसे आराम से आप नोट कीजिए। उसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं और इस पे बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, ताकि इन दोनों पॉइंट के बिहाफ पे क्लियरिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाए। बात समझ में आ रहा? जैसे कि इस पे अगर मैं यहीं पे एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि भैया CF3 COOH है, और यहां पे आपके सामने दे दिया गया है CH3 COOH। इसमें बताइए
तो इन दोनों में आप देख रहे हैं ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड, क्योंकि इनका इंडक्टिव इफेक्ट या ज्यादा है। ठीक है, अभी हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपके जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे, चाहे वो नीट के हो, एम्स के हो, जेई मेंस हो, एडवांस हो, सब ऐसे हो जाएगा। समझ रहे? प्लीज आप इसे नोट करें। ओके, तो अभी जो 2 पॉइंट हम लोगों ने मेंशन किया, उन्हीं 2 पॉइंट की वजह से उनको दोनों को अप्लाई करते हुए हम कुछ एग्जांपल्स पिक करते हैं। जैसे कि आपके सामने आ जाए CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड CH3 CH3 CH C डबल OH एंड CH3 का होल थ्राइस C डबल OH। और इस सब में अगर मैं रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ आपसे पूछूं तो आप बता पाओगे? इन तीनों में एसिटिक एसिड, आइसोब्यूटायरिक एसिड, ठीक है, और इसको अगर आप देखेंगे तो टर्ट ब्यूटायरिक एसिड ऐसे कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन सब में एक चीज आप देख पा रहे हो तो सब में एक ग्रुप कॉमन है, वो सब में कॉमन ग्रुप COOH है। आराम से, जब जिसके लिए अभी ये नई बात हो, जो पहले से कुछ जानता ना हो, उसके लिए थोड़ी सी पेशेंस रखने की बात है। उसके बाद अभी थोड़ी देर बाद वो भी स्पीड में आ जाएगा। तो सब में COOH कॉमन है। बदल जो रहा है वो बदल रहा है इसके साथ जो लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट्स, ये बदल रहा है, ये बदल रहा है। और इसके बदलने से फर्क ओवरऑल क्या पड़ेगा, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो अब अगर आप बताइए CH3, आइसोप्रोपाइल और टर्ट ब्यूटाइल, इन सब में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? तो आप देखोगे टर्ट ब्यूटाइल का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जितना ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज्यादा, एसिड स्ट्रेंथ उतना कम। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक, फिर ये वाला लास्ट में सबसे ये, तो ये आपका क्या आ गया? एसिड स्ट्रेंथ आ गया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। जैसे आपके सामने आ गया CH3 COOH, एक ये आ गया। दूसरा आ गया CH2 Cl COOH, एक ये आ गया। तीसरा आ गया CHCl2 COOH, ये आ गया। और आखिरी में है CCl3 COOH, ये आ गया। अब इन सब में रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ को बता रहा है, तो आप आराम से सोचिए, बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? ये जो ऑर्डर लिखा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है या इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है? ये अपने आप सोच के बताइए, क्योंकि अब आपके लिए थोड़ा सा आसान हो रहा होगा। तो आप देखेंगे सब में COOH 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 COOH, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2Cl है, यहाँ CHCl2 है, यहाँ CCl3 है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करता है एसिड स्ट्रेंथ। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है क्या? एसिड स्ट्रेंथ। आई जस्ट होप कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, फाइन। सिमिलरली जैसे कि अगर आपसे बोल दिया जाए ये CH3 COOH है, ठीक है, और आपसे बोल दिया जाए CH3 CH3CH COOH दे दिया जाए, ठीक है, इस तरीके से। और इसको आपको मैं फर्स्ट बोल दूं, इसको सेकंड बोल दूं, ठीक है। अब धीरे धीरे कंपेयर की बात करते हैं, और इधर आ जाए COOH, और इसको थर्ड बोल दूं। अब मैं क्या पूछूं? एसिड स्ट्रेंथ बताइए और ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो हम सब में देखेंगे कि यहाँ पे छोटा सा H है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, यानी थर्ड हो जाएगा। उसके बाद आइसोब्यूटायरिक एसिटिक एसिड में एसिटिक एसिड यानी फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड हो जाएगा। तो आराम से आप देख लीजिए, ठीक
ठीक है, आराम से देख लीजिए आपका क्या आ गया, एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा। ठीक है, नोट कीजिए, फिर और सारे एग्जांपल इसी से करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो जितनी बातें हम लोगों ने अभी तक संभाली हैं, जैसे कि अगर एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक हुआ किससे, प्रोपेनोइक एसिड से, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। रीजन भी आपको बखूबी पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का ट्रेंड आपको मैं लिख रहा हूं, ये भी याद रखना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये COOH है और ये COOH है, ठीक है, अभी बात करेंगे। और इन अब फिर से अगर मैं बोलूं कि एक COOH और है, एक COOH और है, लेकिन अभी COOH के बीच में एक CH2 आ गया इस तरीके से। अब फिर से मैं बोलूं कि अब दो COOH के बीच में इस बार दो CH2 आ गए हैं। ठीक है, इस बार 3 CH2 आ गए। ठीक है, इस बार 4 CH2 आ गए। इस तरीके से, और एक आखिरी में है 5 टाइम्स CH2 आ गया। ठीक है, अब इन सब की जरा खासियत आप देख लीजिए, इन सब की खासियत अगर आप देखें तो इन सब में क्या बात कॉमन है, कौन सी बात इसमें कॉमन है। तो इन सब में एक बात आप कॉमनली ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, ये सब के सब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। अभी तक हम बात कर रहे थे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अब सारे के सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, अगर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कंपेयर होता तो ऑब्वियसली डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा होता, क्योंकि H+ कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा होंगे। अब इन सब के नाम भी भैया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको भी लिखना जरूरी है। इसका नाम होता है ऑक्जेलिक एसिड, ध्यान रखिएगा, इसका नाम होता है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, अब इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड, ठीक है, इसका नाम सक्सीनिक एसिड होता है, सक्सीनिक एसिड होता है। ठीक है, इसका नाम होता है ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इस पे स्टार बना के रखा है। तो इसके नाम के साथ इसका स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसका नाम एडिपिक एसिड होता है। कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आई होगी एडिपिक एसिड का नाम सुन के, क्योंकि इसे आप एक बार दो बार और जगह इस्तेमाल करते हो, जैसे नायलॉन 6 वगैरह के प्रिपरेशन में। तो ये है एडिपिक एसिड। ठीक है, इसका नाम होता है पिमेलिक एसिड, इसका नाम है पिमेलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब एक कोड मैं आपको बता देता हूं, सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को याद करने में आपको हेल्प करेगा। कितने हैं, तो अगर आप इन सब को देखें तो 6 हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इस तरीके से, तो अब इन सब में अगर मैं कोड की बात करूं तो दो COOH के बीच में अगर आप देखें तो इसमें कितने CH2 हैं, 0। ठीक है, दो COOH के अगर आप देखें कितने CH2 हैं, 0। इन दो COOH के बीच में कितने CH2 हैं, 1। इस दो COOH के बीच में अगर आप देखेंगे तो दो CH तरीके से अगले लास्ट वाले, तो 0 से लेके 5 तक ये आपको क्या बताएंगे। 0 का मतलब एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब। तो इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से बनाऊं तो और अच्छे से मैं बना सकता हूं,
यहाँ पे स्मॉल n बता दूं और यहाँ पे मैं लिख दूं नेम, और स्मॉल n जो आपका आएगा वो कुछ ऐसे आएगा COOH, और यहाँ पे स्मॉल n कुछ इस तरीके से। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आप अपने तरीके से लिख लीजिए, आपका याद करने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। अब ये स्मॉल n की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5, स्मॉल n की वैल्यू है। अच्छा, अब जब स्मॉल n की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा CH2 खत्म हो जाएगा, तो आपका आएगा ऑक्जेलिक एसिड, उसका पहला अल्फाबेट O से शुरू होता है। स्मॉल n की वैल्यू जब 1 हो जाएगा तो मैलोनिक एसिड आएगा, उसका पहला अल्फाबेट M होता है। सिमिलरली अगर 2 हो जाएगा तो सक्सीनिक आएगा, उसके बाद ग्लूटारिक आएगा, उसके बाद एडिपिक आएगा, उसके पास पिमेलिक आएगा। ध्यान दीजिएगा ये N के डिफरेंट वैल्यू, और N क्या है, अब यार कुछ लोग ऐसा मत समझें कि ये कोई बड़ी मैथमेटिक्स लग रही है, बस मैं ये आपके 6 स्ट्रक्चर को याद करने का तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे इसे एक साथ दिमाग में रखेंगे। तो 0 से लेके 5 तक ये आपके कोड ध्यान रखने हैं, इसको आप एक साथ अगर पढ़ें, इसे अल्फाबेट ना समझ के कोई वर्ड पढ़ें तो इसे लिखेंगे ओम्स गैप, ओम्स गैप, OMS, ओम्स गैप। ठीक है, ओम्स गैप के हर अल्फाबेट का नाम आपके सामने लिखा है। O फॉर ऑक्जेलिक, M फॉर मेलोनिक, S फॉर सक्सीनिक, G फॉर ग्लूटारिक, A फॉर एडिपिक एंड P फॉर पिमेलिक। ठीक है, तो आप इसको अपने तरीके से सजा लीजिए अपनी कॉपी में, कैसे आप याद रखते हैं। याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर किसी ना किसी का यूज आपको पूरी ऑर्गेनिक में कई बार आएगा। तो जब मैं आगे नाम लूं भैया सक्सीनिक एसिड, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए सक्सीनिक एसिड मतलब 2 COOH के बीच में 2 CH2, 2 COOH के बीच में 2 CH2। ठीक है, तो आराम से इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हाँ, लेकिन हमारा मुद्दा तो ये था ही नहीं, ये तो मुद्दा था ही नहीं। हमारा मुद्दा था एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करना, एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करना। तो अब इसी समय एसिड स्ट्रेंथ की अगर मैं यहीं पे बात कर लूं तो बहुत ही आसान होगा। COOH यहाँ पे है, और हर किसी में क्या बढ़ रहा है, CH2 बढ़ रहा है, और CH2 जैसे बढ़ता जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट का रोल बढ़ता जाएगा और एसिड स्ट्रेंथ घटता जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सीनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, पिमेलिक। तो ये आपका एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। ठीक है, प्लीज आप इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बातें क्लियर हो गई होंगी। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड जो भी हमें ओम्स गैप याद रखना है विथ कोड, वो आप याद रखेंगे। ठीक है, तो कुछ और अगर हम लोग आगे बढ़े, कुछ और कंपाउंड्स के नाम को अगर हम लोग आगे लिखें, तो जैसे कि आप इससे आप परिचित होंगे, लिखूं और फिर आपसे पूछूं कि भैया आप एसिड स्ट्रेंथ का रिलेटिव ऑर्डर इसमें बताइए, तो आई डोंट थिंक कि किसी को कोई परेशानी होगी इस तरीके से। अब जरा इसमें देखिए एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो आप यहां पे पाएंगे कि इस पूरे पार्ट का sp हाइब्रिडाइज होने की वजह से -I इफेक्ट ज्यादा है, तो इसकी एसिड स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगी, इससे इसकी ज्यादा होगी, और इस तरह से इसका मिल गया आपको एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी लिखें आप, एसिड स्ट्रेंथ लिखें, बात एक ही। ठीक है, एक ऑर्डर आपको ध्यान रखना जरूरी है। फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड से, बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है एसिटिक एसिड से। ठीक है, ये ऑर्डर ध्यान रखना है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इसलिए थोड़ा सा इसको मार्क करके रखेंगे, ये आता भी बहुत है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा सा इन दोनों में परेशानी हो जाती है कि तो बेंजीन की वजह से तो ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, बेंजीन का -I इफेक्ट होता है इसकी वजह से, तो फिर मैं इसको जब मैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो मैं इसके बारे में इससे डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, अभी आप इसको जस्ट ध्यान रखें। ओके, तो जैसे ये आपके छोटा सा क्वेश्चन लिखा गया, समझिए इसे। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, ये 4 एसिड दे दिए, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताना है। एसिटिक एसिड है, अगर आप ये देखेंगे तो ये क्लोरोएसिटिक एसिड है, ये प्रोपेनोइक एसिड है, या ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। तो अब बहुत आसानी से आप इसे देख के बता पा रहे होंगे
सर ये ज़्यादा एसिडिक है। क्यों ज़्यादा एसिडिक है? क्योंकि इसमें फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होने की वजह से ये ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो इसे आप नोट कीजिए। उसके बाद और सारे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, किस तरह से हो सकते हैं। जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत ही पहले IIT में पूछा था, लेकिन इसका पूछने का तरीका ऐसा था कि इसमें एसिड स्ट्रेंथ का कोई नाम नहीं लिया है, लेकिन फिर से आपको एसिड दे दिया है। जरा आप अपने आप पढ़ें और अपने आप पढ़ के पुरानी बातों को अपने आप को रिलेट कर पाएं और आंसर इसमें अपने आप दें। फिर देखते हैं क्या समझ में आता है आपको, क्या कुछ इसमें समझ में आती है बातें जो अभी तक पढ़ा या नहीं। तो आप जैसे इसे देखेंगे, बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको बताता है कि क्या K की मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है, किसमें है, किसकी K की मिनिमम है। स्मॉलेस्ट मतलब समझ, K की वैल्यू किसमें मिनिमम है। तो आपको पता है एसिड स्ट्रेंथ जितना K की वैल्यू जितना स्मॉलेस्ट होगा और एसिड स्ट्रेंथ उतना कम होगा। तो इन सब में देखेंगे तो सबसे ज्यादा इसमें फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट है, इसमें भी है लेकिन दूर है। ब्रोमीन का इसमें दूर है, इसमें ब्रोमीन का है। तो आप देख पा रहे होंगे तो C का जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे कम है, यानी एसिड स्ट्रेंथ कम है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रोमीन का इंडक्टिव इफेक्ट तो है, लेकिन डिस्टेंस दूर होने की वजह से COOH के रिस्पेक्ट में दूसरे नंबर कार्बन पे यहाँ पे है, जबकि यहाँ पे ब्रोमीन इसके जस्ट बगल में है, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसे आसानी से क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो देख रहे हैं इस डिसोसिएशन कांस्टेंट का नाम ही यूज करके आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे। ठीक है, प्लीज आप इसे नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ पे सामने आपके लिखा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। ये NTA के बिहाव पे थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा हो सकता है, JEE में नहीं पूछा जाएगा, बट NTA या ये आपसे JEE मेंस में पूछ सकता है और नीट बहुत ही तेजी से पूछ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ इज करेक्ट। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में समस्या नहीं है, क्योंकि सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड पहले से ही सामने रख दिए गए हैं। एसिटिलीन, वाटर और अल्कोहल में समस्या है। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें तो कुछ, अगर अपने आप कंपेयर करके हम लोग देखना चाहें तो आप इसमें वाटर है और अल्कोहल है, इन दोनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। तो वाटर जो है, कॉन्जुगेट बेस देखें तो कॉन्जुगेट बेस OH माइनस होता है, जबकि इसका कॉन्जुगेट बेस OR माइनस। दोनों कॉन्जुगेट बेस में क्या स्टेबिलिटी देख सकते हो, तो इसमें H और इसमें R का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट हमेशा ज्यादा होगा H से, तो ये लेस स्टेबल होगा। अगर ये लेस स्टेबल है तो इसका एसिड लेस एसिडिक होगा। तो ध्यान रखना, वाटर जो है ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, तो ये बात ध्यान रखना, वाटर ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो अच्छा वाटर ज्यादा एसिडिक होता है, तो वाटर ज्यादा एसिडिक होता है, तो बाकी सारे ऑप्शंस में अगर आप देखें तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, बी वाला ऑप्शन, क्योंकि अल्कोहल पहले आ गया, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब रही बात एसिटिलीन की, तो ध्यान रखना एसिटिलीन भैया वाटर, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद एसिटिलीन आएगा। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, भले ही टर्मिनल हाइड्रोकार्बन है, बट एसिड स्ट्रेंथ होगी, इस पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, बाकी सब पे ऑक्सीजन पे आएगा। तो कंजुगेट की स्टेबिलिटी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि नेगेटिव चार्ज होल्ड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये एक ऑर्डर आपका आएगा, तो इस ऑर्डर के हिसाब से आपका जो आंसर आना चाहिए वो आपका आंसर क्या आना चाहिए? सी पार्ट आना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, सॉरी वाटर, अल्कोहल, देन एसिटिलीन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसे आप ध्यान रखेंगे। प्लीज आप इसे नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी यार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत पहले IIT में आया था, लेकिन ये दोबारा JEE मेंस या नीट में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, क्या लॉजिक है समझते हैं। पूछा गया व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ ऑफ द बेसिस। ये चार आपको बेसिस दिए गए हैं, इसमें ऑर्डर बताना सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा। तो आप अगर आप कुछ आराम से देखें तो बेसिस स्ट्रेंथ आप देख पाओगे, ये दोनों कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो लेफ्ट से राइट जाने पे एसिड स्ट्रेंथ बढ़ता है,
तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। लेफ्ट से राइट, यानी अगर मैं थोड़ा सा ऐसे लिखने का प्रयास करूं, हिट एंड ट्रायल की बात मैं कर रहा हूं, सॉल्यूशन की तरफ अगर मैं बढ़ूं, हिट एंड ट्रायल से कुछ आपको बताऊं कि भैया हिट एंड ट्रायल रूल कैसे लगाते हैं, तो आपको यहां पे आप देखना पड़ेगा कि जो ये CH3 CH2 माइनस है और क्या HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस है, ये ज्यादा बेसिक होगा किससे, NH2 माइनस से, और NH2 ज्यादा बेसिक होगा OH माइनस से। इतनी बात हम पढ़ चुके हैं बाय रूल, इतनी बात। तो जरा ऑप्शन देखिए, कौन सा ऑप्शन हट जा रहा है, ऑप्शन 2 आपके हट रहे हैं, कौन कौन से, C और D। बकवास ऑप्शन है C और D, जितना हम लोग जानते हैं। रूल तो हमें ही पता ना, लेफ्ट टू राइट एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस वीक होगा। ठीक है, ये दो हट गए। अच्छा, अब इन दोनों में अगर हम बात करें तो कुछ बात और हम सोच पा रहे हैं क्या, इन सब में कुछ बात और सोच पा रहे हैं कि ये बेसिक स्ट्रेंथ, अच्छा ये दो बातें और लिखी गई है यहां पे, एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो बेसिसिटी कम होगी। एक बात और यहां आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी हो गया है, ये बात ध्यान रखना इसलिए जरूरी हो गया है कि ये वाला पार्ट यार थोड़ा सा परेशान करता है लोगों को। ये टर्मिनल एल्काइन और अमोनिया ये अपना पलट देता है ऑर्डर, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन ज्यादा एसिडिक होता है अमोनिया से। तो आपका जो ऑर्डर आएगा, अगर आप बनाना चाहें तो इसका कॉन्जुगेट बेस से एसिड बना लीजिए, और फिर उसके बाद बनाए तो इसका एसिड ये हो गया, और एसिटिलीन बन जाएगा इसका पूरा एसिड, ये ध्यान रखना, ये उलट जाना पड़ेगा। और फिर यहां अमोनिया बन गया, और यहां पे वाटर बन गया। और इन चारों में अगर मैं एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको बना के बोलूं तो भैया सबसे ज्यादा एसिडिक आपका वाटर होगा। एसिटिलीन और अमोनिया से अगर मैं बोलूं तो अमोनिया भैया ज्यादा एसिडिक नहीं होके कम एसिडिक हो जाता है एज कंपेयर टू एसिटिलीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये लोगों को कम पता होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, 3 आपके आ चुके हैं, सबसे लास्ट में आपका एथेन आ जाएगा। ठीक है, एथेन एसिडिक नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो सबसे आखिरी में आएगा। तो ये ऑर्डर जो अपन लोगों ने बना लिया, ये किसका ऑर्डर है, ध्यान रखिएगा, ये एसिडिटी का ऑर्डर है, एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। और हमने रूल क्या पढ़ा है, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्जुगेट बेस उतना वीक। तो अगर कॉन्जुगेट बेस बनाए तो OH माइनस इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे वीक, उसके बाद एसिटिलीन आएगा, उसके बाद NH2 आएगा, और लास्ट में आपके आएगा CH3 CH2 माइनस। यानी एथेन का कॉन्जुगेट बेस सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। बकवास सा ऑप्शन दिया गया है, एक ही ऑप्शन दिया गया है, वो पहला वाला ऑप्शन है। तो किसी भी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन थोड़ा बड़ा गंदा लिखा हुआ था। अगर एक जगह यहाँ पे और होता और परेशान आपको कहाँ पे करता, एसिटिलीन और अमोनिया में आपको परेशान करता, तो ये बेटर क्वेश्चन है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये भैया मोस्ट एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन है NTA के लिए, भले ही JEE में बहुत पहले आया था। क्यों, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया है, ऐसे लोग लिख देते हैं, लेकिन आप ऐसे ध्यान रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपसे हो गया होगा, तो प्लीज आप इसे नोट करें, फिर आगे देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, among the following compound the acid strength is maximum in, किसकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, एसिटिलीन दिया गया है, बेंजीन दिया गया है, एथेन दिया गया और अल्कोहल दिया गया। तो इन सब में अगर आप देखें तो अल्कोहल ही आपको फ्रीक्वेंटली दिख रहा होगा ज्यादा एसिडिक है। तो लोगों ने बोला कि सर ये आपने क्यों लिख दिया, ये तो आसान था। हाँ, कभी कभी आसान भी कर लेना चाहिए। एक यार मुझे एक ऑर्डर आपको डायरेक्टली लर्न कराना है, हाँ मैं उसे आपको कंसेप्चुअली एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, लेकिन एक डायरेक्ट ऑर्डर आप याद रखेंगे थोड़ा सा बेहतर रहेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपके पास जो ऑर्डर है कुछ इस तरीके से, कैसे, थोड़ा सा मैं पहले से लिखता हूं, तो ये थोड़ा सा अगर कोई हाईलाइट करके लिखना चाहेगा तो उससे आसान रहेगा। फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक है किससे, बेंजोइक एसिड से, और बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक है किसी भी RCOOH से, और RCOOH ज्यादा एसिडिक है H2O से, H2O ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से, अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है एसिटिलीन से, और एसिटिलीन ज्यादा एसिडिक है अमोनिया से। ये भैया
एसिड स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी इसमें से 3-4 आपके सामने कभी भी आ सकता है, ठीक है, ये 3-4 आपके सामने कभी भी आ सकते हैं। बात समझ में आ रहा? ये ऑर्डर आप ध्यान रखेंगे, कोई भी इसमें से 3। और परेशानी जो होती है लोगों को यहाँ पे होती है, यहाँ पे परेशानी होती है जो मैंने बॉक्स बनाया है, ठीक है, और बाकी चीजें तो आसान होती है, लेकिन ये सारे ऑर्डर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास इतने रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग और मस्त तरीके से एसिड स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। अगली क्लास में एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड और उसके डेरिवेटिव को लेके आएंगे, पढ़ेंगे। फिनॉल के एसिड स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, सल्फोनिक एसिड का एसिड स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। मतलब अगली क्लास और भी जबरदस्त और मजेदार होने वाली है, लेकिन तब जब ये सारी बातें आपको पहले से पता हो, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास इतने रखते हैं, मुलाकात होगी अगली क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।